आज मेरी बीवी की तबीयत फिर से बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मैं एक मजदूर आदमी था। मैं अपनी पत्नी का इलाज क्या करवाता, खर्च ही पूरे नहीं होते थे। पिछले 10 दिन से मैं लगातार अपनी पत्नी का इलाज करवाकर खाली हाथ हो चुका था। मैंने अपनी जानने वालों से उधार लेकर भी इलाज पर लगा लिया था। अब तो उधार भी वापस करने के काबिल नहीं रहा था। मैं सर पकड़ कर बैठा हुआ था। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे थे। मैं अपनी पत्नी को यूं मरता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने जब अपने बच्चों पर नजर डाली तो वह सहमे हुए अपनी माँ को देख रहे थे। मैं अपने बच्चों को ऐसे दर्द में नहीं देख सकता था, इसलिए मैं फौरन उठा और घर से निकलकर एक रिश्तेदार के घर चला गया। मेरा यह रिश्तेदार बहुत ही पैसे वाला था और इससे पहले भी एक बार अपनी पत्नी के इलाज के लिए इससे कर्ज ले चुका था, मगर मुझे उम्मीद थी वह दूसरी बार भी मुझे पैसे देने से इनकार नहीं करेगा। मैं अपनी बीबी का ऑपरेशन करवाकर इस समस्या से जान छुड़वाना चाहता था। मैं एक गांव में रहता था, जबकि मेरा ये रिश्तेदार शहर के एक बहुत ही अच्छे इलाके में रहता था। मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते दिन ढल गया था। जब मैं अपने रिश्तेदार के पास पहुंचा तो मैंने उसके चेहरे पर नागवारी साफ महसूस की थी। मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गया था, मगर मेरी मजबूरी थी। अगर मैं अपनी पत्नी का ऑपरेशन ना करवाता तो वह मर जाती, मेरे बच्चे अनाथ हो जाते। इस रिश्तेदार के अलावा मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं था, इसलिए मजबूरी में मैं उसके सामने खड़ा पैसे मांग रहा था। मैं अपनी बीवी के इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपने रिश्तेदार की नागवारी को महसूस करके भी मैंने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई थी, लेकिन उसने मुझसे साफ शब्दों में कहा कि भाई, तुम्हें पहले भी मैं पैसे दे चुका हूँ। मुझे उसकी वापसी की भी कोई उम्मीद नहीं है कि वह पैसे मुझे वापस मिलेंगे भी या नहीं। मैं जानता हूँ तुम एक मजदूर इंसान हो, रोज की कमाते हो, रोज की खाते हो। मैं अब और तुम पर पैसे बर्बाद नहीं कर सकता। यह मेरी बुआ का लड़का था, शहर में रहता था, खुद का कारोबार था, अच्छा पैसा कमाता था। एक बार तो उसने मुझे पैसे दे दिए थे, लेकिन दोबारा पैसे देने से साफ मना कर दिया था। मेरी आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। मैं उठकर वापस आ गया। मैं बाहर आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे लगा कि अब आखिरी हल यही रह गया है कि घर जाकर अपनी बीवी की मौत अपनी आंखों से देखूं, उसकी मौत का इंतजार करूं। इस बात के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। मगर तब ना जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैंने शहर में गाड़ियां और अमीर लोगों को देखकर अचानक एक गाड़ी में बैठे आदमी के सामने हाथ फैला दिए। उसे बोला, भाई, भगवान के नाम पर मेरी मदद कर दो। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। उस आदमी ने मुझे एक नजर देखा और अपनी जेब से 100 रुपए निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। मैं उसे दुआएं देता हुआ दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इस तरह रात हो जाने तक मैंने न जाने कितने लोगों के हाथ आगे हाथ फैलाए थे। कुछ ने मुझे यह कहकर भगा दिया कि यह तुम लोगों के पुराने ड्रामे हैं मांगने के लिए। कभी अपनी बीवी को बीमार कर देते हो, कभी अपनी माँ को तो कभी अपने बच्चों को। कुछ लोगों ने मुझे मेहनत मजदूरी करने की सलाह दी थी कि हाथ पैरों से हटे कटे हो जाओ, जाकर कुछ काम करो। भीख मांगना तो तुम लोगों ने पेशा बना रखा है। लेकिन मैं किसी को अपनी तकलीफ कैसे बताता। मैं बहुत मेहनती इंसान था, मेहनत से अपने बच्चों को पाल रहा था, लेकिन अचानक इस बीमारी ने मेरे परिवार को तोड़ कर रख दिया था। यह जरूरी नहीं होता हर मांगने वाला कामचोर और निकम्मा ही होता है, उसकी कुछ मजबूरियां भी होती हैं। मैंने कम उम्र से ही मेहनत करना शुरू कर दी थी और आज इस मजबूरी से गुजर रहा था। मजदूरी से कमाए जाने पर वाले पैसों से मेरा काम नहीं बन सकता था, उनसे तो बस दाल रोटी ही चल सकती थी। मैंने मजबूरी में उन लोगों की बातें सुनी और अपना भीख मांगता रहा। रात तक मैंने पैसे जमा करके जब गिनती करना शुरू की तो मैं खुश हो गया, क्योंकि मेरे पास लगभग 10,000 हो चुके थे। मुझे अभी भी 40,000 और इकट्ठे करने थे। मैं सोचने लगा, अगर मैं इसी तरह 2-3 रातें भीख मांगने में गुजार दूं, तो मैं अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर सकता हूं। मैंने आज के दिन भीख मांग कर इतना तो देख लिया था कि कुछ लोग तंग दिल होते हैं। वह हम जैसे गरीब लोगों को धुतकार देते हैं, 100 बुरी बातें सुनाते हैं, लेकिन जेब से एक पैसा भी नहीं निकालते। लेकिन कुछ लोग बड़े ही खुले दिल के होते हैं, जो खुदा के नाम पर देते हैं। अभी दुनिया में अच्छे लोग बाकी थे। मैं अभी वहीं बैठा हुआ था कि एक चादर में छुपी हुई लड़की मेरे पास आई। मैं उस लड़की को देखकर एकदम चौंक गया था। वह लड़की बोली कि मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। तुम लोगों से भीख मांग रहे हो और अब तुम पैसे गिन रहे हो और उन पैसों को देखकर बड़ा खुश हो रहे हो। क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है या फिर तुम पेशे से भिखारी हो? उस लड़की का सवाल मुझे गुस्सा दिला गया था। मुझे लगा वह लड़की मेरी बेइज्जती कर रही है। मैंने उसे कहा, मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं मजदूरी करके कमा सकता हूँ, मगर इस वक्त मुझ पर ऐसी मजबूरी आ पड़ी है कि मुझे एक साथ बड़ी रकम चाहिए। मेरे रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया है। बीवी घर पर बीमार है और उसके इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। उसकी बीमारी की वजह से मैं मजदूरी पर भी नहीं जा पा रहा, इसलिए मजबूरन मुझे भीख मांगना पड़ रही है। मेरा दिल मुझे यह एहसास दिला रहा था कि मैं एक अनजान लड़की के सामने अपने छोटे से काम की सफाई पेश कर रहा था। आखिर क्यों? तब वह लड़की बोली, देखो, मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं तुमसे बस यही पूछना चाह रही थी
अगर तुम जरूरतमंद हो और तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बस तुम्हें बदले में मेरा एक काम करना होगा। मैंने चौंक कर उसे लड़की को देखा। काफी खूबसूरत और तीखे नयन नक्श की लड़की थी, अमीर भी काफी लग रही थी। मुझे वाकई पैसों की सख्त जरूरत थी। जितनी जल्दी पैसे मिल जाते उतना अच्छा था। मैं जल्द से जल्द अपनी बीवी का इलाज करवा लेता। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ, तुम बस मेरी मदद कर दो। वह मुझसे पूछने लगी कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा मुझे 40 से 50 हजार तक रुपए चाहिए। मैं अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ। वह बहुत बीमार है, अगर सही समय पर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर भी सकती है। उस लड़की की अगली हरकत ने मुझे हैरान कर दिया था। उसने उसी वक्त अपना बैग खोला और 50 हजार निकाल कर मेरी गोद में डाल दिए। मैं हक्का पक्का सा उस लड़की को देख रहा था। उसने कहा कि यह रकम तुम्हारी हुई, बस तुम इसके बदले मेरे साथ हलाला करो। उस लड़की के यह शब्द सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगा था। मैं परेशान भी हुआ था। मैं शादीशुदा मर्द था जो अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और वह लड़की मुझे हलाला करने के लिए बोल रही थी। मैं कभी उस लड़की को देखता और कभी अपनी गोद में पड़े उन पैसों को देखता जिसके जरिए मैं एक ही दिन में अपनी बीवी का इलाज करवा सकता था, उसे जिंदगी दे सकता था। अगर मैं आज यह सोचने बैठ जाता कि मैं अपनी बीवी से बेवफाई कर रहा हूँ तो इस चक्कर में मेरी बीवी अपनी जान से हाथ धो बैठती, मेरे बच्चे अनाथ हो जाते। मैंने अचानक ही फैसला कर लिया और वह रकम अपने थैले में डाल ली। मैं बोला ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, मगर तुम यह काम जितनी जल्दी करो उतना ही अच्छा है। मेरी बात पर वह लड़की इशारा करके चलने लगी और बोली कि हमें देर नहीं लगेगी, हम आज की रात ही यह सारा काम निपटा लेंगे। तुम मेरे साथ चलो, हमारे निकाह का इंतजाम मैं जल्दी ही कर लूंगी। मैं भी उस लड़की के पीछे चल पड़ा। मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए था। अगर आज की रात मैं फ्री हो जाता तो मैं अगले दिन ही अपनी बीबी का ऑपरेशन करवा लेता। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि मैंने पैसे लेने का फैसला और उस लड़की से हलाला करने का फैसला एकदम सही लिया था। मुझे मेरे रिश्तेदारों ने ठुकराया तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने मेरी मदद भी कर दी थी, और अब यह लड़की मिल गई थी। मैंने अपने दिल को समझाया कि यह लड़की कोई नाजायज काम करने के लिए नहीं बोल रही, बल्कि यह तो सवाब का काम है। मेरी वजह से उसका घर बस सकता था। जरूर उसके पति ने उसे गलती से तलाक दे दी होगी, तो मैं तो इस तरह उसकी मदद ही कर रहा था और मेरी भी परेशानी दूर हो जाती। उसका पति उसको दोबारा से मिल जाता और मुझे मेरी बीवी की जिंदगी मिल जाती। दोनों की ही मुश्किलें आसान हो जाती। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उस लड़की के साथ जाते हुए बार बार यही सोच रहा था, अगर मेरी बीवी को यह बात पता चली तो क्या वह मुझे माफ करेगी। मिडिल क्लास घराने की लड़कियाँ शायद अपने पति के लिए बहुत ही जज्बाती होती होंगी, मगर मेरी बीवी मेरे लिए बहुत ज्यादा जज्बाती थी। हम दोनों की मोहब्बत की शादी थी। मेरी नगमा मेरे ही मोहल्ले की थी और मैं उसे चाहने लगा था। अपनी चाहत का इजहार उससे किया तो वह भी मुझे पसंद करती थी। यूँ हम दोनों की शादी बड़ी ही आसानी से हो गई थी। उसके माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे। वह अपने भैया भाभी के रहमो करम पर थी। बड़े ही बुरे हालात देखे थे। अगर यूँ कहा जाए कि उसने जिंदगी में सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत की थी और वह मैं था, तो यह बात गलत ना होती। वह तो मुझे बांटने का ख्याल भी नहीं कर सकती थी। मैं नगमा की मोहब्बत को जानता था। अगर आज नगमा यहाँ पर मौजूद होती तो वह मर जाना ज्यादा पसंद करती, मगर मुझे अपनी जिंदगी में किसी के साथ बांटना बिल्कुल भी गवारा नहीं करती। रात के समय मैं उस लड़की के साथ एक घर में पहुंच गया। एक खूबसूरत सा घर था। चौकीदार ने गेट खोला था और झुककर उसे लड़की को सलाम किया था। लड़की मुझे लेकर घर के अंदर दाखिल हो गई और मोबाइल पर किसी को फोन लगाने लगी और तेजी से उसे कुछ समझाने लगी। यकीनन वह निकाह करने का इंतजाम कर रही थी। उसके इशारा करने पर मैं एक तरफ सोफे पर बैठ गया था। नगमा की परेशानी तो अब भी मुझे थी, मगर मेरे सर से बड़ा बोझ उतर चुका था और वह था पैसों का इंतजाम, जो मुझे एक ही रात में हो गया था। इसलिए मैं सुकून से था कि मैं सुबह होते ही नगमा का इलाज करवा लूंगा। उस लड़की ने फोन बंद करके मुझे देखा, पूछा क्या तुमने रात का खाना खाया है। मैंने नाम में सिर हिला दिया। उस लड़की के पूछने पर मुझे भूख का एहसास होने लगा। मैं सुबह से अपने घर से निकला हुआ था और घर पर भी नगमा की बीमारी और परेशानी की वजह से मैंने कुछ खाया नहीं था। उस लड़की ने मेरे लिए खाने का इंतजाम किया और फिर कुछ देर बाद एक मौलवी और 3 गवाह घर पर आ गए थे। उसी वक्त हमारा निकाह हुआ और फिर वह सब लोग उसे लड़की को खुदा हाफिज बोलकर वहाँ से चले गए। मैं बेचैन सा बैठा हुआ था। निकाह करके मैं उसके घर बैठा हुआ था और अब नगमा के बारे में सोच सोच कर मुझे परेशानी हो रही थी। वो लड़की मेरे पास आई तो मैंने उससे अपनी बीवी के बारे में कहा कि सोचकर मुझे परेशानी हो रही है कि पता नहीं मेरी बीवी किस हाल में होगी। लेकिन उस लड़की ने मुझे तसल्ली दी कि तुम बेफिक्र रहो, सुबह तुम्हारी बीवी का इलाज शुरू हो जाएगा। यह कहकर वह लड़की मेरे करीब होने लगी थी। मैं एक मर्द होते हुए भी घबरा रहा था, जबकि वह बिल्कुल मेरे करीब हो चुकी थी, जैसे कि यह कोई आम सी बात हो। मैंने सुना था हलाला करने वाली
औरतें बेबस होती हैं। अपने पति के अलावा खुद को किसी दूसरे मर्द के हवाले करना कोई आसान बात नहीं होती। न जाने उस लड़की का शौहर कौन था जो अभी फिलहाल बिल्कुल गायब था। वह लड़की यहाँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक अनजान मर्द को अपने साथ निकाह करके ले आई थी और अब मेरे करीब भी हो रही थी। मैं थोड़ा पीछे को खिसका था तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। वह फिर सरक कर मेरे करीब हुई थी और मेरा हाथ थाम लिया था। मैंने सोचा शायद यह शहर का रिवाज होगा, शायद यहाँ की औरतें ऐसे ही बोल्ड होती होंगी। मैं सोचों में गुम था कि वह लड़की मेरे पास और भी चिपक कर बैठ गई और बोली, तुम क्या सोच रहे हो? अगर निकाह करके पछता रहे हो तो फिक्र मत करो, मैं सुबह तक तुम्हें फ्री कर दूंगी और तुम मुझे फौरन तलाक दे सकते हो। उसके बाद हमारा कभी सामना नहीं होगा, कोई परेशानी की बात भी नहीं होगी। अगर कभी सामना हुआ भी सही तो ना मैं तुम्हें पहचानूंगी ना तुम मुझे पहचाना। अगर अपने घर वालों की फिक्र में डूबे हुए हो कि तुम्हारी बीवी को कैसा महसूस होगा तो परेशान मत हो। तुम अपनी बीवी को कुछ मत बताना, तुम यह सिर्फ एक बेबस लड़की की मदद करने के लिए कर रहे हो। उस लड़की की बातों से मुझे हिम्मत मिली थी और मैंने उससे कहा, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, तुम्हारा शौहर कौन है? क्या वह जानता है तुम हलाला कर रही हो? क्या वह तुम्हारे साथ दोबारा शादी करने को तैयार है? मेरे सवाल पर वह अचानक से गुमसुम सी हो गई थी। मुझे लगा कि मेरे सवाल ने उसके किसी जख्म को उधेड़ दिया है। मैं शर्मिंदा होने लगा इससे पहले कि उससे माफी मांगता। अचानक वह लड़की बोली कि तुम्हें अपने पैसों से मतलब होना चाहिए, तुम्हें पैसे मिल गए हैं, अब तुम अपना काम करो और मुझे मेरे पर्सनल जिंदगी के बारे में डिस्कस मत करो। उस लड़की की अचानक के बदले व्यवहार पर मैं हैरान हुआ था, मगर उसके बाद मैंने जबान बंद कर ली और फिर मैंने उसे लड़की से कोई भी सवाल नहीं किया था। जो कुछ भी कर रही थी वह लड़की ही कर रही थी, मैं तो बस उसका साथ दे रहा था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया था, लेकिन मेरा दिमाग और दिल बिल्कुल भी इस काम में साथ नहीं दे रहा था। मैंने बहुत ही मजबूरी में उस लड़की के साथ रिश्ता निभाया था। अगली सुबह मेरी रूटीन के मुताबिक आँख खुल गई थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठने का आदी था। मैं एक मजदूर आदमी था और मुझे सुबह उठने की जल्दी होती थी और काम पर जाने की जल्दी होती थी, इसलिए मैं सुबह ही उठ जाता था। मैं नहाने के इरादे से अभी बाथरूम जाने ही वाला था कि मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी। वह लड़की लापरवाह से बिस्तर पर सोई हुई थी। वह लड़की अब भी रात वाली हालत में थी, ना ही उसने कपड़े पहने थे और ना ही अपने ऊपर चादर ले रखी थी। मैंने फौरन अपनी नजर हटानी चाही, मगर मेरी नजर एक जगह पर रुक गई थी। उसके बदन को देखकर मैं कितनी देर तक हरकत नहीं कर पाया था और फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था कि मैं यह क्या कर रहा हूँ। अगर वह लड़की जाग जाती तो यकीनन मेरी हरकत को बहुत गलत समझ लेती, मगर मेरी निगाह उस लड़की के बदन से हट ही नहीं रही थी। मैं बस आंखें फाड़े उस लड़की के बदन को देख रहा था। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, मगर उस लड़की के खूबसूरत गोरे बदन ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया था, बल्कि कोई और वजह थी जो मैं उस लड़की को इतनी गौर से देख रहा था। मैं मानता हूँ वह लड़की बहुत ही गोरी चिट्टी थी, वह किसी को भी दीवाना करने का हुनर रखती थी, मगर इस वक्त मैं उस सोई हुई लड़की को जिस वजह से देख रहा था वह सब देखकर मेरा दिमाग झंझना उठा था। मैंने जल्दी से अपनी नजर उस लड़की के ऊपर से हटाई थी और बाथरूम में घुस गया। नहाकर निकला तो वह लड़की अब भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और इस कंडीशन में थी जैसा मैं छोड़ कर गया था। मेरा काम तो हो चुका था, मुझे पैसे भी मिल चुके थे। उस लड़की ने रात ही मुझसे कह दिया था कि तुम सुबह मुझे तलाक देकर चले जाना, मगर इस वक्त मैं उसे तलाक देकर जाने की बजाय वहीं बैठा उस लड़की को ही देखे जा रहा था। यहाँ तक कि नगमा भी मेरे दिमाग से निकल चुकी थी, जिसके लिए मैंने यह इतना बड़ा काम किया था, जिसके लिए मैंने भीख भी मांगी थी। आज मेरी बीवी मेरे दिमाग में कहीं नहीं थी, बस वही लड़की घूमे जा रही थी। मैं कितनी देर तक ऐसे ही बैठा रहा, यहाँ तक कि दिन निकल आया और वह लड़की भी कसम सा कर जाग गई और उठकर बैठ गई। वो इस वक्त निर्वस्त्र मेरे सामने बैठी हुई थी और उसका पूरा बदन मुझे साफ दिखाई दे रहा था। रात को हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वह रात के अंधेरे में हुआ था। मैंने उस समय उस लड़की के बदन पर इतना गौर नहीं किया था, लेकिन अब जो मेरी नजरें उस पर पड़ी थी तो हटना भूल गई थी। आखिर उस लड़की का राज किया था। जब वह लड़की जागी और आंखें खोलकर उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ी तो वह चौंक गई, हैरत से मुझे देखने लगी और बोली, शायद तुम मेरे जागने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम्हें इतना रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम मुझे जगा देते और तलाक देकर चले जाना चाहिए था। मेरी आदत है कि मैं देर से सोकर उठती हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी का ऑपरेशन भी तो करवाना है। लड़की परेशानी से बोल रही थी। मुझे लगा वह अभी भी नींद में है, क्योंकि उसने खुद को चादर में छुपाया नहीं था। तभी वह लड़की भी मेरी नजरों से घबराई थी, क्योंकि मेरी नजर लगातार उसके ऊपर जमी हुई थी। फिर थोड़ा गुस्से से बोली, तुम इस तरह जमकर क्यों बैठे हो? क्या तुम भूल गए हो हमारे बीच रात को क्या तय हुआ था? तुमने सिर्फ मेरे साथ हलाला करना था और मुझे तलाक देकर यहाँ से चले जाना था। अब तुम इस तरह क्यों बैठे हो? मुझे तलाक दो और यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। हमारे
बीच कोई भी संबंध नहीं है। लड़की मुझे शक्ति से याद करवा रही थी। शायद उसे लगा कि उसे देखकर मेरी नीयत खराब हो चुकी है। मैंने गहरा सांस भरा और बोला कि चिंता मत करो, मैं इतना कमजोर मर्द नहीं हूँ कि एक रात में तुम पर जान वार बैठूं। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत वफादार हूँ और मुझे अपनी बीवी बहुत प्यारी भी है। मेरे शब्दों पर वह लड़की गहरी नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने अचानक उस लड़की से कहा कि मेरा तुम्हें यूं देखना, तुम्हारा ये खूबसूरत बदन नहीं, यह तुम भी जानती हो कि मैं क्यों इस तरह तुम्हें देख रहा था। क्या तुम मुझे बता सकती हो यह सब क्या है? मेरे सवाल पर लड़की को जैसे होश आया था, एकदम से गड़बड़ा गई और बेड की चादर उठाकर खुद पर लपेट ली और मुझे कड़ी नजरों से घूरते हुए बोली कि मिस्टर, तुम अपने हद से आगे मत बढ़ो, यह प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। मगर मैं वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। मैंने उस लड़की से कहा, जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दूंगा। लड़की मेरी शर्त पर परेशान हो गई। उसे मैं एक सीधा सा मर्द लगा था जो उसके हुक्म को मान जाता। वह जैसे कहती मैं वैसा करके यहाँ से चला जाता, मगर इस वक्त मैं बहुत ही सीरियसली उसे देख रहा था और यह बात उसे परेशान कर रही थी। परेशान तो मैं भी हो चुका था। मुझे लगा उस लड़की के साथ कोई बड़ी गड़बड़ है। लड़की बोली, क्या तुम्हें वापस जाने की जल्दी नहीं है? क्या तुम्हें अपनी बीवी की परवाह नहीं है? मैं बोला कि मुझे अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाना है, मगर मैं यहाँ से जाते हुए तुम्हें तलाक देकर नहीं जाऊँगा। तुम भी मेरी बीवी ही रहोगी। मैं जब तक तुमसे सच नहीं जान लूंगा मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। मेरी बात पर वह लड़की घबरा गई और गुस्से से चीखते वह बोली, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम भी हवसपरस्त मर्द निकले। तुम्हारी नियत आज मुझ पर खराब हो चुकी है। तुमने शायद अपनी पूरी जिंदगी में मुझ जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी होगी जो तुम्हें इतनी आसानी से मिल। मैंने कहा, गलतफहमी है तुम्हारी, मेरी बीवी तुमसे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है और मैं उसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि कभी मैंने उसके साथ धोखा करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज मेरी मजबूरी मुझे यहाँ तक ले आई है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में दर्द सिमट आया था, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। बोली, तुम्हें इस काम के पैसे मिले हैं, अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं वह पैसे वापस ले लूंगी। मैंने कहा कि मैंने तुम्हारी शर्त और तुम्हारे पैसों को भुलाया नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं भूला कि हमारे बीच क्या तय हुआ है। मुझे सब याद है और मैं अब भी तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे सच बता दो। वह लड़की मेरी जिद पर बुरी तरह परेशान हुई थी। फिर बोली कि मैं पागल थी कि तुम जैसे मर्द को खुद पर सवार कर बैठी हूँ। तुम मुझे बेकार में अपनी बीवी समझकर रोब झाड़ रहे हो, जबकि हमारे बीच सिर्फ हलाला की बात हुई थी। मैंने मजबूत शब्दों में कहा कि तुम्हें छूने पर मेरा इरादा बदल नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपनी बीवी का इलाज करवाना चाहता हूँ। तुम खुद ही देर कर रही हो, मैंने ये घर देख लिया है, मैं यहाँ पर दोबारा वापस आऊंगा। अगर तुमने घर से कहीं जाने की कोशिश की तो तुम खुद ही फंसोगी, क्योंकि तुम अब भी मेरी बीवी हो और तुम यह सब जानते हुए अपने शौहर के पास वापस नहीं जा सकोगी। मैंने उसे कहा कि परेशान मत हो, मैं ऐसा वैसा मर्द नहीं हूँ, ना ही मेरी तुम पर कोई नियत खराब हुई है। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे सिर्फ सच जानना है और सच जानने के फौरन बाद में तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तुम जहाँ भी जाओ मुझे कोई मतलब नहीं है। वह लड़की परेशान हो गई, मगर उसका अंदाज बता रहा था मुझे कोई भी बात बताने से कतरा रही है। मैं पलट कर वहाँ से चला गया। लड़की मुझे आवाज में देती रह गई। मैंने उसकी आवाज का जवाब नहीं दिया था। मैं तो बुरी तरह उलझा हुआ था। वहाँ से रवाना हुआ था और एक टैक्सी लेकर अपने घर पहुँच गया। नगमा की हालत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। बच्चे रो रो कर परेशान हो चुके थे। नगमा मुझे भीगी हुई आंखों से देखने लगी। उसे यही लगा था कि मैं उसे छोड़कर जा चुका हूँ। मैं जल्दी से नगमा को टैक्सी में लिटाया और अपने बच्चों को मोहल्ले की एक औरत के पास छोड़कर नगमा को शहर ले आया और उसे अस्पताल में एडमिट करवा दिया। मैंने ऑपरेशन के पैसे जमा करवाए। डॉक्टर ने तुरंत ही उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया। मैं पूरा दिन वहीं बैठा रहा। हैरत की बात तो यह थी कि नगमा की परेशानी के साथ साथ मेरे दिमाग पर वह लड़की भी पूरी तरह सवार थी। उसे लड़की का वह बदन याद आ रहा था जो मैं देख चुका था और वह बात मुझसे भूली नहीं जा रही थी। मैं चाहकर भी खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहा था। मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं उस लड़की को तलाक देकर अपनी जान छुड़ा लूं। यह मेरी समस्या नहीं थी। मैं उससे पैसे ले चुका था, मेरी बीवी का ऑपरेशन भी हो रहा था। मुझे अब उस लड़की से कोई मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। दिन के दूसरे हिस्से में 4-5 घंटे के बाद डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मेरी बीवी का ऑपरेशन कामयाब हुआ है और अब वो सिर्फ दवाओं के असर में सो रही है। मैं खुश हो गया। मैंने एक नज़र नगमा को देखा। डॉक्टर ने मुझे कुछ सावधानियां बताई और समझाया कि 2-3 दिन तुम्हारी बीवी को अस्पताल में ही रहना होगा ताकि हम उसके चेकअप वगैरह करते रहें। फीस तो मैं पहले ही जमा कर चुका था, मुझे कोई चिंता नहीं थी। नगमा को भी अभी कई घंटे बेहोश रहना था, इसलिए मैं भी सुकून से वहाँ हॉस्पिटल से निकला और फिर उसी लड़की के घर पहुँच गया। मुझे रह रहकर एक ही ख्याल आ रहा था कि शायद वह लड़की वहाँ से भाग चुकी होगी, मगर जब मैं अंदर गया तो यह देखकर मुझे
सुकून महसूस हुआ था कि वह लड़की अब भी वहीं मौजूद थी, सर पकड़े सोचों में गुम थी। मुझे देखकर उसे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई थी। मैं यह तो जान गया था कि उसने हलाला क्यों किया था। यकीनन उसका शौहर दोबारा निकाह के लिए जल्दबाजी कर रहा था। मुझे देखकर वह लड़की तीर की तरह मेरी तरफ पहुंची और चीखते हुए बोली, मुझे तलाक दो वरना तुम मारे जाओगे। अगर तुमने मुझे और अपने साथ लटकाए रखा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हें मारकर मुझे विधवा कर दिया जाएगा। तुम्हें लगता है मेरा शौहर कोई आम इंसान है? उस लड़की के शब्दों पर मैं दंग रह गया था। सुबह रो रो कर पागल हो रही थी, गुस्सा कर रही थी, अब मुझे धमकाने लगी थी। मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक निकला था। मैंने उस लड़की से कहा, मैं खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता। अगर खुदा ने मेरी मौत रखी है तो मुझे मौत आ जाएगी। अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो चाहे तुम्हारा पति कुछ भी कर ले, मैं जिंदा ही रहूंगा। मैंने उसे कहा कि मैं अभी तुमसे वही बात करूंगा जो पहले की थी। तुम मुझे सच बता दो तो मैं तुम्हें तलाक देकर यहाँ से चला जाऊंगा। मगर वह लड़की मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुई, बल्कि मैं भी जिद पर आ चुका था कि ऐसे ही इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। पहले दिन मैंने जब उस लड़की का बदन देखा था तो मैं बुरी तरह घबरा गया था। उस लड़की की पीठ पर ब्लेड से कुछ लिखा गया था और जो लिखा गया था वह लिखावट मुझे दंग कर गई थी। वहाँ उस लड़की की पीठ पर हलाला के नंबर लिखे हुए थे और आखिरी नंबर था कि यह 7वां हलाला है, यानी मैं उस लड़की का 8वां हलाल करने वाला मर्द था। मुझे यह बात उसी दिन से बुरी तरह चुभ रही थी। मेरे अंदर की इंसानियत यह गवारा नहीं कर रही थी कि मैं उस लड़की को यूं ही छोड़ देता। मैं जानता था वह लड़की खुद अपनी पीठ पर यह सब कुछ नहीं लिखती होगी। यकीनन कोई और था जो उसके साथ ऐसा कर रहा था, और वह कोई और नहीं उसका शौहर ही हो सकता था। उसके बाद पूरे 7 दिन मेरी बीवी अस्पताल में रही थी और मैं उसे लड़की के सर पर सवार था। मैंने उसे तलाक न देने की कसम खा ली थी। पूरा हफ्ता गुजर जाने के बाद भी जब मैंने उसे लड़की की बात न मानी और अपनी जिद पर अड़ा रहा तो 7वें दिन उस लड़की ने रोते हुए मुझे सब सच बता दिया। उसने बताया कि मैं एक गरीब घर आने से संबंध रखने वाली लड़की हूँ और वह लड़का मेरे स्कूल में पढ़ता था। हम दोनों में मोहब्बत हुई और हमने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद वह मुझे तकलीफ देने लगा। वह मुझ पर जुल्म करता था। ऐसा करके उसे मजा आता था। मैं चीखती दर्द से तड़पती तो वह खुश होता था। मेरी शादी को मुश्किल से साल हुआ था, मगर मेरा शौहर ना जाने कितनी बार मुझे जानबूझकर तलाक देकर दूसरे मर्दों के हवाले कर देता है और शक्ति से बोलता है कि हलाला करके मेरे पास आओ, और जब मैं हलाला करके उसके पास पहुंच जाऊं तो ब्लेड से मेरी पीठ पर हलाला का नंबर लिख देता है। मैं दर्द से चिल्लाती हूँ तो वह खुशी से कहे लगाता है वह एक दिमागी मरीज है। न जाने उसे कैसे मुझे तकलीफ देकर सुकून मिलता है। लेकिन मैं गरीब लड़की हूँ, मेरी और भी बहनें हैं। अपने घर वालों की खातिर मैं इस मर्द से मुकाबला नहीं कर सकती। यह पैसे वाला है और उसके पैसों से मैं अपने माँ बाप और अपनी बहनों का पेट भी पाल रही हूँ। मेरे बाप अपाहिज है, मेरी माँ बीमार है, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अगर मैं उससे तलाक लेकर कहीं चली गई तो मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। इस बार यह मुझे तलाक देकर दूसरे देश चला गया था। उसके आने में कुछ दिन बाकी है। तुम मुझे तलाक दे दो ताकि वह मुझे और तुम्हें कुछ ना करे। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मगर वह मेरी मदद लेने को तैयार नहीं हुई। बोली तो मुझे तलाक दे दो, यही मेरी मदद होगी और मुझे कुछ मदद नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की तब वह मेरी दूसरी बहनें और घर वाले इस मर्द के निशाना बनेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। मजबूरी है, मैं एक गरीब की बेटी हूँ। अपने घर वालों की खातिर मैं यह जुल्म सहने को बर्दाश्त मजबूर हूँ। वह एक दिमागी मरीज आदमी है, लेकिन उसके पास पैसे की ताकत भी है। मजबूरन मुझे उस लड़की को तलाक देना पड़ी। मैं उदास सा वहाँ से वापस आ गया। नगमा को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा घर ले गया, मगर मेरे दिमाग से वह लड़की नहीं निकली थी। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हो रहा था। कुछ दिन बाद मैं दोबारा उसके घर गया। मैं आखिरी बार उस लड़की से मिलना चाहता था, मगर तब वहाँ गेट पर खड़े चौकीदार ने बताया कि वह लड़की तुम्हारे जाने के बाद खुदकुशी करके खुद को मौत के हवाले कर गई थी। मैं दंग रह गया था। वह मुझे समझा रही थी कि वह अपने घर वालों के खातिर यह जुल्म सहने को मजबूर थी, लेकिन शायद अब वह इस जिल्लत दर्द भरी जिंदगी से थक चुकी थी और बिना सोचे समझे ही अपनी जान ले बैठी थी। शायद 9वें और फिर 10वें और फिर उसके बाद न जाने कितने हलाले के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी को गले लगाया था। मुझे उस लड़की के बूढ़े और बीमार माँ बाप और उसकी बहनों का ख्याल आया था। मैं उस चौकीदार से पता पूछकर उसके मायके घर चला गया था। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि उसकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। उसके माँ बाप ने आधे मकान को किराए पर चढ़ा दिया था और उसी से उनकी रोजी रोटी चल रही थी। यानी वह लड़की जाते जाते अपने परिवार को सेट कर गई थी और पूरी तरह उनकी तरफ से निश्चिंत होकर ही उसने मौत को गले लगाया था। मैं थके कदमों से वापस आ गया। मेरी जिंदगी उस हलाले के बाद से अच्छी गुजर रही थी। नगमा अब ठीक हो चुकी थी। मैंने नगमा को कभी उस लड़की के बारे में नहीं बताया था, मगर मुझे उसे लड़की का ख्याल अक्सर आता रहता है।